सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। एक बार फिर आपको लेके चलते हैं मुंबई, जहाँ दगड़ी चाल के बहुत बड़े खुलासे पिछले दिनों से हम कर रहे हैं गबली गैंग के। एक और किस्सा जिसमें एक्चुअली दो किस्से। पहला एनकाउंटर जो गबली गैंगस्टर का हुआ उसका जिक्र करेंगे। उसके पहले गबली गैंग के बहुत से लोग मारे गए थे, उसके शार्प शूटर भी मारे गए थे, लेकिन वो गैंग वार में मारे गए थे। कुछ दाऊद के साथ झगड़ों में मारे गए, कुछ अमर नायक के साथ झगड़े में मारे गए और कुछ शेट्टी गैंग के साथ झगड़े में मारे गए। लेकिन पुलिस के द्वारा पहला जो एनकाउंटर किया गया, जिसमें चंद्रकांत मिराशी और उसका साथी सुरेश येंदे, ये दो लोग मारे गए। इन दोनों के साथ एक तीसरा आदमी था जिसका नाम है विजय कांबले, लेकिन वो बच गया, वो भाग गया था वहाँ जगह से जहाँ एनकाउंटर हुआ। उसकी पूरी डिटेल हमारे सहयोगी संदेश मुंबई से देंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ जो आज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उनकी जानकारी दे दूं। एक तस्वीर उस लक्ष्मी बिल्डिंग की है जो बाईखला ईस्ट में है, जहां जिसके पास ये एनकाउंटर हुआ था। और जो पुलिस वाले थे वे कोई नामी ग्रामी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं थे, वो क्राइम ब्रांच के दो आदमी भेजे गए थे। लेकिन लगता ऐसे है कि उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि ये दो जो गबली के शूटर आ रहे हैं, क्रिमिनल आ रहे हैं, इनको मारना है। और ये चंद्रकांत मिराशी उसी एनकाउंटर में मारा जाता है। जो उसके पहले भी कई बार इसको दूसरे हमलों में बचा, दुश्मनों के हमलों से, और काफ़ी देर से उम्र में बड़ा था, सीनियर था। और अरुण गबली के जो खास लोग थे उनमें से एक था। एक एपिसोड में हमने आपको बताया था, जो आदमी गैंग में सीनियर होता है, थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, उसको मामा भी कह देते हैं। तो इसको भी चंदू मामा कहते थे, चंद्रकांत मिराशी को। उसी तरह सदा मामा, जो उम्र में बड़े लोग होते थे, राजन गैंग में बढ़िया मामा। उसी तरह शेट्टी गैंग में भी एक मामा था। तो ये चलता रहता है, जो बड़े आदमी को मामा कह देते थे रिस्पेक्ट देने के लिए। और ऐसे लोगों की गैंगस्टर जो डॉन लोग होते थे वो रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे, क्योंकि उनका तजर्बा, उनकी प्लानिंग, उनकी सिक्योरिटी, उनकी ईमानदारी, बहुत कुछ होता था। तो इसमें जो चंद्रकांत मिराशी, ये कोई इस किस्म का शार्प शूटर नहीं था जो खुद जाके कुछ किसी को मार के आता। वो शार्प शूटर डिफरेंट थे। मिराशी तो सुपरवाइजर था। और इस एनकाउंटर के समय में भी जब उसको मारा गया पुलिस की तरफ से, तो उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई वेपन नहीं था, और ना ही वो किसी को मारने गया था। वो तो एक फिरौती की रकम मांगी गई थी किसी से, वो पैसा लेने गया था। जो पीछे खतरनाक आदमी था जिसके पास हथियार था, विजय कांबले, वो भाग जाता है और बच जाता है। वो बहुत बार बचा इसी तरीके से। तो वो एक तस्वीर जहाँ पे ये सो कॉल्ड एनकाउंटर होता है, जहाँ पे पुलिस पहली बार गबली के लोगों को मारती है, गबली के, वो लक्ष्मी बिल्डिंग बाईखला, उसकी तस्वीर है, जो पेड़ों के पीछे पीले रंग की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। उसके साथ एक कुछ ज़माने के एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो मेरी नहीं है, किसी और अखबार की है। उसमें मैंने भी खबर की थी, लेकिन मेरी वो कटिंग मुझे मिली नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राइम ब्रांच ने बताया था, गबली के दगड़ी चाल अड्डे पे एक रेड की गई थी, जिसके और हथियारों के साथ साथ इसको मिराशी को अरेस्ट भी किया गया था। उसमें चंद्रकांत को, इसके पास से एक डायरी मिली थी, एक नोटबुक मिली थी। उसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम थे जिन लोगों को सैलरी दी जाती थी। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग का हेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम हमेशा कहते हैं कि क्राइम कभी पे नहीं करता, एक ना एक दिन आपकी जान लेके जाता है। 10 लाखों के पीछे रहो, जब फांसी के फंदे पे चढ़ो, जब गोली खा के मरो, नुकसान तो होना ही है।
लेकिन इसका हेडलाइन बहुत बढ़िया है, क्राइम पेज। पहली नज़र से देखने को ये लगता है कि क्राइम से फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन नहीं। ये पेज का मतलब है जो क्रिमिनल्स को सैलरी मिलती है, पे मिलती है, उनकी तनख्वाहों का ब्यौरा है। तो ये डबल किस्म का हेडलाइन, जिसको हम प्लेइंग विद द वर्ड्स कहते हैं, शब्दों से खेलना कहते हैं, उस किस्म का हेडलाइन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं ये रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। हमारे दोस्त संदेश की एक बहुत अच्छी आदत है, वो इस किस्म के जो इंटरेस्टिंग पुराने ज़माने की न्यूज़ आइटम्स हैं वो ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से। उसने ये भी ढूंढ के भेजा ताकि लोग ऐसे ही नहीं समझे कि जब हम ये आपसे बात करें कि अरुण गवली अपने शूटर्स को और दूसरे लोगों को सैलरी दिया करता था तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए। उसका सबूत संदेश ने भेजा है साथ में कि ये देखिए, अखबार में खबर भी छपी थी। तो बाकी तस्वीरें हैं जिनमें अरुण गवली की तस्वीर है, साथ में हम आपको दिखा रहे हैं चंद्रकांत मिराशी की और सुरेश जेंडे की तस्वीर। और ये येंदे वही है जिसको एक वीडियो वायरल बहुत चल रही है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें एक शख्स को बाबू रेशम कहा जाता है, लेकिन ये बाबू रेशम नहीं है, ये सुरेश येंदे है। और इसके साथ दूसरा जो थोड़ा मुंह नीचे करके किया हुआ है वो चंद्रकांत मिराशी है। तो अभी तक हमारे पास इसके विजय काबले की तस्वीर नहीं हाथ में लगी है। वो कोशिश कर रहे हैं कुछ पुरानी तस्वीरें ढूंढने की, जैसे वो तस्वीर हमें मिलेगी आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो अब आपको लेके चलते हैं मुंबई संदेश के पास और सुनते हैं पहले एनकाउंटर और उस डायरी के बारे में संदेश का क्या कहना है। सुनिए। गवली गैंग का एनकाउंटर हुआ था पुलिस के साथ जी। उसके मेंबर्स का, वो हाँ। कौन कौन लोग थे? उसके पहले कोई एनकाउंटर दूसरे तो हुए होंगे, लेकिन गवली गैंग का शायद नहीं हुआ होगा। गौली गैंग का मतलब 96 से पहले ऐसा कोई बड़ा एनकाउंटर वगैरह नहीं हुआ था। हाँ, ये 96 में सबसे पहली बार वो चंद्रशेखर मिराशी का हुआ था। उसके पहले जो मरे सब वो गैंग वार में मरे। तो ये दूसरे सब जो है मणिया मामा, दूसरे क्या सदा मामा, ये सब बाद में हुआ सब। सादा मामा तो वो 97 में हुआ था। हाँ, तो पहले ये हुआ तो वहीं से फिर इनके एनकाउंटर शुरू हुए थे। शायद शिवसेना से नाराज की हो गई थी इनकी, कुछ ऐसा चल रहा था कुछ। जी जी, वो गौली गैंग की शिवसेना से हो गई थी। हाँ, तो पहला एनकाउंटर कौन सा था? ये चंद्रशेखर मिराशी का हुआ था 96 में। ओके, ये इनकी बैकग्राउंड है अपने पास कुछ? अब अभी फिलहाल अपने जो सोर्सेस है ना, हाँ हाँ, उन्होंने जानकारी दी चंद्रशेखर मिराशी जो था हाँ। वो बेसिकली रमा नाइक का बहुत क्लोज था। ओके। तो रमा नाइक के जरिए वो गौली गैंग से जुड़ा हुआ था दगड़ी चाल में। हाँ। पूरा बहुत पुराने टाइम से था रमा नाइक के साथ। ओके। और ताड़देव का ये रहने वाला था। ओके। हाँ, चंद्रशेखर मिराशी, उसको चंदू मिराशी, चंदू मामा ऐसे भी बोलते थे। हाँ हाँ। तो अरुण गवली के गैंग में ना ये चंद्रशेखर मिराशी का रोल क्या था? अरुण गवली गैंग अपने दुश्मनों के खिलाफ जितने भी बड़े ऑपरेशन प्लान करता था ना, हाँ। उसकी प्लानिंग में चंद्रशेखर मिराशी शामिल होता था। ओके। दूसरी एक बात यह है कि एक बार क्राइम ब्रांच की रेड हुई थी दगड़ी चाल पे, हाँ तो उसमें चंद्रशेखर मिराशी अरेस्ट हुआ था। हाँ। और पुलिस वालों को चंद्रशेखर मिराशी के पास कुछ डायरिया और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट भी मिले थे। ओके। तो जब वो डायरिया देखी गई ना, तो उस डायरीज में वो गवली गैंग के अंदर कौन से आदमी को कितना पेमेंट, कितना सैलरी मंथली दिया जाता है, हाँ। उसका रिकॉर्ड रखने का काम भी ये चंद्रशेखर मिराशी करता था। ओके, तो सैलरी भी यही देता होगा, खजांची यही होगा, अरुण गवली के भरोसे का हाँ, आदमी था। पूरा ही सब। एक तो पुराना आदमी था, उम्र में भी ज्यादा था ये, हाँ। इसके लिए इसको प्लानिंग में शामिल करते हैं। उसके बाद गैंग के जो खर्चे होते हैं, पैसे का लेन देन, हिसाब किताब सब ये देखता था। ओके। ये इसका रोल था गैंग के अंदर। तो पुलिस को, क्राइम ब्रांच को उस रेड में जो डायरीज मिली थी ना चंद्रशेखर मिराशी से, हाँ। उसमें गैंग के हर एक आदमी की उसके पोजीशन के हिसाब से सैलरी लिखी हुई थी।
तो उसका जैसे मतलब ये हुआ कि क्राइम ब्रांच को ये भी पता चल गया कि इसके गैंग के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, वो सबके नाम और हाँ, पैसे मैंने की एक एंट्रीज थी बार एक उसमें। लिस्ट देखी थी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर के पास, बहुत मेरे पास थी कॉपी उसकी, कहीं मिस हो गई मेरे से। वो अच्छा। टाइप की हुई कॉपी थी टाइपराइटर पे, पुराने जमाने की। हाँ उसमें तकरीबन 161 लोगों के नाम थे। जी जी, वो 161 लोगों के नाम थे जो अरुण गवली के टाइम उस समय पे जुड़े हुए थे। उसमें टॉप के शार्प शूटर्स हो गए, बाद में छोटे मोटे काम करने वाले भी हो गए, सबके नाम हाँ उसमें हाँ डायरी में थे उसमें। हाँ हाँ तो उसमें पुलिस को एंट्रीज मिली थी, जैसे सदा मामा, विजय तांडेल, ये जो टॉप के शूटर्स थे उस टाइम पे, हाँ उनको उस वक्त महीने की सैलरी 10 से 15 हजार तक दी जाती थी हाँ 90s के शुरुआत में। ये सब एंट्रीज उनको मिले। उसके बाद दुश्मन पे या टारगेट पे नजर रखने वाले जो लोग हैं, हाँ। उनको फील्डर्स बोलते थे उनकी भाषा में। ओके। तो उनको 2 से 5 हजार रुपए काम के हिसाब से महीने के मिलते थे। वो सब डायरी पुलिस को मिली थी। हाँ अच्छा, दूसरी बात यह है कि अरुण गवली और दाऊद का जो झगड़ा चला, हाँ उसमें एक दूसरे के आदमियों पे लोग हमले करते थे ना, उस हमलों में मतलब दुश्मन की तरफ से जो हमले होते थे उसमें चंद्रशेखर मिराशी कई बार बच चुका है। ओके। सबसे पहले जो बाबू रेशिम मरा 87 में, हाँ उसके बाद गवली गैंग उसको ढूंढ रही थी महेश ढोलकिया को मारने के लिए। हाँ तो बाद में महेश ढोलकिया और अरविंद ढोलकिया को मारने के लिए जो अटैक किए गए ना, हाँ। उनकी प्लानिंग चंद्रशेखर मिराशी ने की थी। ओके। और बाद में उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर मिराशी के ऊपर भी हमले हुए, लेकिन वो बच गया। ओके। उसके बाद 88 में जहां ताड़देव में वो रहता था चंद्रशेखर मिराशी, हाँ। उसके घर के पास भी डी कंपनी ने उस पर हमला किया, लेकिन वो बच गया उसमें भी। ओके। ऐसी बात है, मतलब गवली गैंग का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था। हाँ हाँ फिर करते करते, अच्छा, ये 92 में इब्राहिम पार्कर को जो मारा गया ना, हाँ जी। तो इब्राहिम पार्कर के मर्डर में कौन से शूटर्स को भेजना है, कितने लोग जाएंगे, हाँ। क्या क्या हथियार उनके पास होंगे, इसकी भी प्लानिंग चंद्रशेखर मिराशी ने की थी। ओके। ये बात है, किसको भेजना है स्पॉट पे, कौन शूटर होंगे, क्या किस तरह से होगा, इसकी प्लानिंग उसने करके दी थी। ओके। गवली ने उसको काम सौंपा था इब्राहिम पार्कर को और वो मारने का। गवली जेल में रहता था तो बाहर कोई ना कोई बड़ा आदमी चाहिए था जो उसके गैर हाजिरी में संभाले। हाँ, बहुत पुराना और एक्सपीरियंस आदमी था चंद्रशेखर मिराशी। हाँ। ये बात है। तो एनकाउंटर इसका कैसे हुआ, फिर कहाँ पे हुआ, क्या कारण था, कैसे दे, हाथ आ गया पुलिस के? देखिए सर, एनकाउंटर का तो ऐसा है कि 96 की शुरुआत में ये गवली ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, अखिल भारतीय सेना। हाँ। तो अखिल भारतीय सेना का क्या था, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पुणे एरिया में भी था। ओके। हाँ, उसके कार्यकर्ता वगैरह पूना में भी थे। तो ये गवली गैंग का वो पूना के किसी पार्टी से पैसे का लेन देन होने वाला था। ओके। और चंद्रशेखर मिराशी जो है ना, हाँ वो दगड़ी चाल के बाहर आसानी से निकलता नहीं था। हाँ तो पूना से जो पार्टी आने वाली थी पैसे लेकर, हाँ। उसको उस पार्टी को मिलने के लिए या उनसे पैसे का लेन देन करने के लिए गवली गैंग की तरफ से चंद्रशेखर मिराशी और सुरेश यंदे को भेजा गया था। कहाँ पे, कौन से एरिया में? ये मीटिंग फिक्स हुई थी उस पार्टी के साथ अपने भाईकाला वेस्ट में विट्ठल मंदिर है, ओके। वहां एक लक्ष्मी बिल्डिंग है, उसके पास वो लोग आने वाले थे, वो पार्टी। ओके। अच्छा, तो इस बात की खबर पुलिस को जब लगी ना, तो ओके। पुलिस, वो जो पुणे वाली पार्टी थी उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था मेरा ख्याल, और पुलिस पे इसका कोई निगाह रख रही थी इन पे कोई। मतलब पुलिस को ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन होने वाला था इसके बारे में पता चला। हाँ तो पुलिस ने क्या किया, वो जो पार्टी पुणे से आने वाली थी हाँ। उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। ओके। अच्छा, जब वो, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 16 अगस्त 96 की ओके। सुबह का टाइम था। 15 अगस्त के बाद, मतलब आजादी दिन के बाद। हाँ हाँ, और उस टाइम अखिल भारतीय सेना नई नई उभर रही थी। ओके। तो वो जो पुणे से पार्टी आने वाली थी, उसमें मान लीजिए 2-3 लोग आने वाले थे। हाँ। तो उसमें एक या दो आदमी पुलिस के आए थे ओके। उस पार्टी के साथ भेष बदल के। पूना से? नहीं नहीं, पुलिस वाले तो यही के होंगे, लेकिन वो अच्छा अच्छा, पार्टी को उन्होंने, क्राइम ब्रांच वाले इनके साथ मिल गए सिविल ड्रेस में? हाँ, सिविल ड्रेस में वो मिल गए इनके साथ, और ऐसा दिखा कि ये पुणे की पार्टी है। ओके। ओके। तो सुरेश यंदे और चंद्रशेखर मिराशी, ये दोनों भी वहां पे लक्ष्मी बिल्डिंग विट्ठल मंदिर के पास खड़े थे। हाँ
कि ये लोग आएंगे। अच्छा, ये दोनों जो थे ना, सुरेश यंदे और अपना चंद्रशेखर मिराशी, हाँ, इनके पीछे थोड़ी दूरी पे विजय कांबले भी था। ओके, उसके पास हथियार था, हाँ, लेकिन ये उनसे थोड़ा दूरी बना के चल रहा था। ओके, हाँ, तो वो उस पुणे की पार्टी के साथ क्राइम ब्रांच के एक दो लोग आए, और जैसे ही इनके नजदीक पहुंचे, वो पुलिस वालों को कंफर्म हुआ कि यही दोनों है, चंद्रशेखर मिराशी और उसके साथ वाला सुरेश यंदे। ओके, ओके, तो सीधा दोनों को गोलियां मार दी, पुलिस ने फायर ओपन कर दिया, उनको सामने से मौका भी नहीं दिया गया। ओके, तो उसमें से सुरेश यंदे जो था ना, हाँ, वो वहीं पे जगह पे ही गिर गया गोली खा के। ओके, और अपना चंद्रशेखर मिराशी को गोली लगने के बाद वो थोड़ा 10-15 कदम भागा, हाँ, और वहां पे एक गटर थी, वो गटर में गिर के वो मर गया। ओ, और इनके साथ पीछे जो विजय कांबले था ना, हाँ, वो वहीं से भाग गया, इसलिए वो बच गया। ओके, उसने कोई गोली वोली नहीं चलाई पुलिस पे? नहीं नहीं, गोली वोली नहीं चलाई। तो ये उस दिन एनकाउंटर हुआ भाईखाला में। ओके, अच्छा, इस एनकाउंटर के बाद क्या है, अरुण गवली जो था ना, हाँ, उसने इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताते हुए हाईकोर्ट में एक के बाद एक 3 पिटीशंस डाली थी। ओके, लेकिन तीनों की तीनों पिटीशंस वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ओके, मतलब उसने इसको फेक एनकाउंटर साबित करने की अरुण गवली ने कोशिश की थी अपनी तरफ से। हाँ, हाँ, लेकिन तभी क्या, अखिल भारतीय सेना नई नई बनी थी और शिवसेना के साथ उसकी सीधी टक्कर थी। हाँ, तो वो फेक एनकाउंटर साबित हो नहीं पाया। तो मतलब ये गवली गैंग का पहला बड़ा एनकाउंटर है ऐसा। सो दोस्तों, जुड़े रहिए बलजीत परमार फॉर यू चैनल के साथ। आने वाले दिनों में इसी तरह के मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े किस्से कहानियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।